रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि रूस युद्ध नहीं चाहता है, इसलिए बातचीत शुरू की गई है। सुरक्षा का अधिकार सभी देशों को है। Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение о частичном отводе войск. Голосование в Государственной Думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России, ориентируются на общественное мнение. Ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится. और जी मीडिया आपको बता दें, देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन से आपको लगातार अपडेट दे रहा है। युद्ध भले ही दो देशों का हो, लेकिन खमियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। ये रिपोर्ट भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको 16 फरवरी से जुड़े युद्ध की कुछ ऐतिहासिक जानकारियां देना चाहते हैं। 16 फरवरी 1630 में डच सेना ने ओलिंडा पर कब्जा किया था। 16 फरवरी 1646 को टॉरिंगटन की लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश गृह युद्ध की ये आखिरी बड़ी लड़ाई थी। 16 फरवरी 1804 को पहली लड़ाई हुई थी। स्टीफन डेकाटुर ने फ्रिगेट यूएसएस फिलाडेल्फिया पर छापा मारा था। 16 फरवरी 1862 को अमेरिका में छिड़े गृह युद्ध के दौरान जनरल यूलिसिस एस ग्रांट ने टेनेसी पर कब्जा किया था। 16 फरवरी 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना फिलीपींस में कॉरिडोर द्वीप पर उतरी थी। और अब 16 फरवरी 2022 सामने है। आशंका यह है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इस हमले के बाद विश्व युद्ध होना तय है। और अब जो मौजूदा हालात बने हुए हैं दोनों देशों के बीच और इसका क्या असर पड़ सकता है, और खास तौर पर हमारे देश पर भी इसका क्या असर पड़ रहा है और पड़ेगा आने वाले दिनों में, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा हैं, मेजर जनरल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा जी, अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ओर से साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी गई है कि हम डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो निर्णायक तरीके से हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं और यह कभी न भूलने वाला घाव होगा। इस चेतावनी को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए मीमांसा, जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल कहा है उसमें मुझे कोई नया एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब से ये क्राइसिस डेवलप हो रहा है उनकी जो स्टेटेड पोजीशन यही रही है कि रशिया उक्रेन पे अटैक करेगा और उस केस में जो रशिया को बहुत बड़ी कॉस्ट भुगतनी पड़ेगी। उनका मेन एम्फेसिस इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर है। बार बार वो कह रहे हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 की जो गैस पाइपलाइन है उसे बंद कर देंगे, सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। हाँ, कल के बयान में उन्होंने जरूर अपने देशवासियों को भी ये कहा है कि इसकी कॉस्ट जो है डोमेस्टिक कॉस्ट भी हो सकती है, तो हमारे लोगों को भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सारे विवाद को अगर 4 शब्दों में कहें, हकीकत में मीमांसा जी, ये जो है वर्चस्व की लड़ाई है रशिया और अमेरिका के बीच में। इसमें उक्रेन बेचारा जो है, आप कह सकते हैं स्केपगोट, बकरी का भला बनाया जा रहा है। और जो नेटो के कुछ अलाइज हैं, जैसे यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है और दूसरे, वो अपने आप को एक बहुत ही टाइट पोजीशन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो, उससे उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा असर होने वाला है और जनरली कोई भी नहीं चाहता। अगर आप युद्ध की बात करें तो आपने देखा होगा कि रशिया बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसे युद्ध नहीं करना, लेकिन उसकी कुछ रेड लाइंस हैं। वो नेटो को एक्सपेंशन जो है, नेटो का एक्सपेंशन, उसको लेके उसकी रेड लाइंस हैं। उसका ये कहना है कि 1997 से लेकर अब तक 14 ऐसी कंट्रीज हैं जहां नेटो आ गया है, जो फॉर्मर वार्सा पैक्ट में थी या फिर फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थी, लेकिन अब 10 फार एंड नो फर्दर। अगर वो उक्रेन या जॉर्जिया, जो बिल्कुल जहां बॉर्डर्स लगते हैं रशिया के साथ, वहां वो किसी भी हालत में नेटो को नहीं आने देना चाहता है। ये रेड लाइंस उसने लिखत में पब्लिकली अनाउंस करके दी हैं। अब इस पे कॉम्प्रोमाइज करना अमेरिका और नेटो के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन रूस भी नहीं चाहता कि वॉर नहीं करे। वो इसलिए नहीं कि वो शांति प्रिय है या उसे डर है वॉर से,
बल्कि उस वॉर का फिर उसे खुद ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से अभी रशिया की वैसी पोजीशन नहीं है। अमेरिका, अभी आप पिछला इतिहास 2008 से देख लीजिए, जब रशिया ने मिलिटरीली जॉर्जिया में इंटरवीन किया था, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया की इंडिपेंडेंस को उसने रिकॉग्नाइज किया था, तो भी अमेरिकन और यूरोपियंस चुप रहे थे। जब उसने 2014 में क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था, भले ही वो एक रेफरेंडम के थ्रू हुआ था, तो भी जो यूरोप और वो है वो चुप रहे थे। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका जो है अपनी लॉस्ट ग्लोरी जो है, जो उसका रिवाइवल है, ग्लोबल लीडरशिप रिवाइवल, उस दिशा में काम कर रहा है। और उसके चलते हुए एक तरफ उसने चाइना के साथ फ्रंट खोला हुआ है, एंटी चाइना ग्लोबली एक एंटी चाइना सेंटिमेंट खड़ा कर रहा है। अभी भी लगातार उसका जो वॉर प्रोपेगेंडा है वो यही है, वो रशिया को एक विलन बना के पूरी दुनिया की नजरों में रखना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो रशिया को कमजोर बनाना चाहता है। और वो ये भी नहीं चाहता, ये भी चाहता है जो बात आप कह रहे हैं, जो अमेरिका की इंटेंशन इसके पीछे फिर है क्या? एसपी सिन्हा साहब, बार बार रूस कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। ये अमेरिका की अपनी क्या डोमेस्टिक रीजंस हैं कि वो बार बार ये फियर मॉन्गरिंग और बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा है? तो इसके पीछे मकसद क्या है? मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चल मल्होत्रा जी, आप ही अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, ब्रेक के बाद मैं उनके पास जाऊंगी। जो आप कह रहे थे कि अमेरिका की जो इंटेंशन है, कहीं फियर मॉन्गरिंग नजर आ रही है, डोमेस्टिक रीजंस हैं, उसी की वजह से क्या मजबूरी है अमेरिका की कि वो बार बार फियर मॉन्गरिंग जो है एक प्लान और एक स्ट्रैटेजी के तहत है। जैसा मैंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी, उसके चलते हुए उसने अपने नेटो और यूरोपियन अलायंस के साथ काफी अपनी मतभेद हो गए थे उनके। वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल रहे थे, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहे थे। बाइडेन ने आने के बाद अनाउंस किया कि अमेरिका इज बैक, अमेरिका अपनी ग्लोबल लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। और मुझे लगता है बाइडेन अपनी पीछे एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि उनके आने के बाद अमेरिका एक बार फिर से मजबूत हुआ, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी सुपर पावर स्टेटस को री इस्टेब्लिश किया। ऐसे में वो उसने एंटी चाइना सेंटिमेंट के साथ साथ रशिया को भी कमजोर कर रहा है, और वो ये भी चाहता है कि यूरोप में जो उसके अलाइज है, उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी रशिया पे डिपेंड करती है, उसे भी किसी हद तक कम कर दिया जाए। क्योंकि वो शुरू से ही नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, जो रशिया से डायरेक्टली जर्मनी और यूरोप के दूसरे हिस्सों को गैस सप्लाई करेगा, उसके खिलाफ रहा है। तो ये कोई बहाना बना के, कुछ भी ऐसा माहौल बना के वो ऐसी स्थितियां क्रिएट करना चाहता है कि फिर एक जो है कि उसे युद्ध नहीं करेगा वो। ये डेफिनेटली आप मुझसे लिखवा लीजिए कि अगर रशिया थोड़ी बहुत इंटरवेंशन भी करता है ईस्टर्न यूक्रेन में, तो भी मिलिट्रीली जाके अमेरिका या नेटो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ओब्लाइज भी नहीं है, यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है। और यूक्रेन की मेंबरशिप को भी लेके हमें समझना चाहिए कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, जो नहीं चाहते कि यूक्रेन को उसका मेंबर बनाया जाए। तो हालात ये है कि रशिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो जेन्युइन है। अमेरिका बार बार इस बात पे जोर दे रहा है कि ये आपकी जो सॉवरेन राइट है वो किसी भी अलायंस को ज्वाइन करे। देखिए, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ये सिक्योरिटी एंगल से बहुत ही जरूरी है कि नाटो उसके बॉर्डर से दूर रहे। तो ये पूरी परिस्थितियां ऐसी के बीच ऐसा आपने बताया कि नाक की लड़ाई दरअसल बनी हुई है, वर्चस्व की लड़ाई। और रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जो कल बयान दिया गया था कि जो उनके जो ट्रूप्स हैं अब उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, कुछ हैं जो बेस पर आ रही हैं अब। तो रूस और यूक्रेन के बीच का ये विवाद और इसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन है। बड़ा सवाल हम भारतीयों के मन में भी है कि रूस ने अगर यूक्रेन पर हमला कर दिया तो हमारे देश पर इसका क्या असर होगा? क्या इस युद्ध से हिंदुस्तान अछूता रहेगा? समझिए इस रिपोर्ट। अगर यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ तो उसका असर हमारे देश हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। दुनिया भर के शेयर बाजार टूटेंगे, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। भारत और यूक्रेन के बीच आपसी व्यापार है। भारत यूक्रेन को दवाइयां और इलेक्ट्रिकल मशीनरी बेचता है। भारत यूक्रेन से खाने के तेल, खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी जरूरी चीजें खरीदता है।
रूस के बाद यूक्रेन भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के बड़े सप्लायरों में से एक है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से न्यूक्लियर एनर्जी का काम भारत में धीमा पड़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों से तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पहले से ही महंगाई झेल रही जनता पर और भी दबाव पड़ेगा। यही नहीं, कच्चे तेल के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने का नतीजा ये होगा कि देश का व्यापार घाटा और बढ़ेगा। इसके अलावा यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जंग शुरू होने पर उनकी सुरक्षा की चिंता होगी। पेट्रोल प्राइसेस और ऑयल गैस प्राइसेस तो बढ़ेंगे और क्राइसिस हो जाएगा शॉर्टेजेस का यूरोप में, खासकर क्योंकि वहां पे बहुत सप्लाई जाती है काफी मात्रा में यूएसएस रूस से और यूक्रेन से। तो ये सप्लाई डिसरप्शन होगा तो सबको दिक्कतें आएंगी। रूस यूक्रेन की जंग में भारत पर कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव भी बढ़ेगा। दो महाशक्तियों की जंग में भारत को अपना एक स्टैंड लेना होगा। अमेरिका या रूस, दोनों में से किसी एक का पक्ष लेना भारत के लिए मुश्किल फैसला होगा। सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मसले पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत रूस यूक्रेन मामले में इंतजार करो और देखो की नीति अपनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कल जो जानकारी दी गई, बयान जारी किया गया कि बहुत से ट्रूप्स हैं जो वापस बेस में आना शुरू कर दिया है यूक्रेन की सीमा से, अब तो माना जाए कि युद्ध का खतरा अब टल चुका है? अचल मल्होत्रा जी। हाँ, देखिए मानसा जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि युद्ध का खतरा जो है एक थियोरेटिकल था, और अगर ये वास्तव में ही वेरीफाई हो जाता है कि रशिया ने विड्रॉल शुरू कर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि तनाव कम होने की दिशा में काम करना शुरू हो गया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सवाल यही रहेगा कि मीटिंग पॉइंट क्या है। क्या रशिया की रेड लाइंस को नेटो और उसके अलाइज जो हैं, अमेरिका के नेटो अलाइज हैं, उन्हें एक्सेप्टेबल है? क्या वो नेटो की फर्दर एक्सपेंशन को रोकने के लिए तैयार हैं? क्या वो कोई ऐसी गारंटी, लीगली बाइंडिंग गारंटीज देने के लिए तैयार हैं कि वो नाटो में उक्रेन या जॉर्जिया को नहीं मिलाएंगे? अगर नहीं तो कोई तो ऐसा एक माहौल बनाना पड़ेगा जिससे रशिया को ये अश्योरेंस मिले या दोनों के लिए फेस सेविंग हो जाए। अगर तो सच में दोनों साइड सीरियस हैं, लेकिन अगर अमेरिका सिर्फ इसे एक एंटी रशिया सेंटिमेंट बनाने के लिए ये सारा एपिसोड्स क्रिएट कर रहा है, और वो नेटो जो उसके अलाइज हैं यूरोपियन, उनकी जो डिपेंडेंस है रशिया पे कम करने की कोशिश कर रहा है, अपनी डोमेस्टिक जो है रेटिंग जो जो बाइडेन की गिरी है उसको ऊपर करने के लिए कर रहा है, तो फिर इस क्राइसिस को वो थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के हित में तो यही है कि डिप्लोमेटिकली, पीसफुली नेगोशिएट करके कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए, सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। आपको नजर आती है क्योंकि पूरी जो लड़ाई है वो तो नेटो का सदस्य बनने न बनने को लेकर है, तो यूक्रेन ही क्या ये कह सकता है कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेगा? इस युद्ध को टालने के लिए क्या ये स्टेप भी उठाया जा सकता है? देखिए, थोड़े दिन पहले अमेरिका में जो उक्रेन के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस तरफ इशारा किया था। इनफैक्ट अगर वो कह देते हैं कि फिलहाल हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उक्रेन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, या उक्रेन जो है नेटो और रशिया के बीच में एक बफर जोन की तरह रहेगा, न्यूट्रल, और रशिया उसकी गारंटीज दे दे कि वो ईस्ट उक्रेन में जो बात चल रही है कि उनके जो सेपरेटिस्ट जो टेरिटरीज हैं, आपकी डोनेट्स और लुहांस्क, जिन्होंने अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस की है, और कल रशिया के लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पुतिन से अपील की है कि उनकी जो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर रशिया वहां अश्योरेंसेस दे देता है कि वो उक्रेन के फर्दर ब्रेकअप में कोई भी किसी भी किस्म का हिस्सा नहीं लेगा, और वो जो है उक्रेन का अंदरूनी मामला है वो अपने आप सुलझा ले, बदले में नेटो मेंबरशिप की जो एस्पिरेशंस है उक्रेन खुद ही पीछे हट जाए। देखो, गौरतलब है नेटो में इसको मिलाया जाएगा, ये 2008 यानी 14 साल पहले कहा गया था, और प्रोसीजरली भी
हाँ जी। एसपी सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बार बार कोशिश हम कर रहे थे लेकिन बार बार कनेक्शन टूट रहा था उनसे। एसपी सिन्हा मेजर जनरल हमारे साथ हैं। एसपी सिन्हा जी, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर अचल मल्होत्रा जी की, हो सकता है कि खुद ही कह दे यूक्रेन कि हाँ अभी नेटो का सदस्य नहीं बनना है, लेकिन साथ ही साथ वो हवाला उस बात का भी दे रहा है जो एग्रीमेंट हुआ था बुडापेस्ट में, जिसमें अमेरिका की भी मौजूदगी थी। यूक्रेन जो कि सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, तभी एग्रीमेंट साइन हुआ था कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है और उसको पूरा अधिकार है यह तय करने का कि वो आगे नेटो का सदस्य बनना चाहता है या नहीं। आप क्या संभावना देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूक्रेन एक सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट को अपने हित के बारे में फैसला करने का उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। ये क्यों है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन का कंट्रोल हाथ में ले, क्योंकि रूस जिस तरह से नाटो अपने ट्रुप्स डिप्लॉय कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, तो रूस को लगता है कि नाटो फोर्सेस और ख़तरा उसके द्वार पे पहुंच रहा है। ये उसकी घबराहट के कारण है। रूस समझता है कि यदि यूक्रेन चला गया तो जो बफर जोन है रूस का वो ख़त्म हो जाएगा और नाटो और अमेरिका उसके द्वार पे खटखटाएंगे। लेकिन नाटो समझता है कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है रूस का, वो रूस क्रीमिया को जोर ज़बरदस्ती करके अपने में मिला लिया, तो क्या उसकी सोच यूक्रेन की तरफ नहीं होगी कि यूक्रेन पे भी वो इस तरह का हरकत कर सकता है, जबकि यूक्रेन और रूस के बीच में संधि हुई थी कि रूस ने ये माना था कि यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का वो सम्मान करेगा, जो यूक्रेन उस पर विश्वास नहीं करता है। तो यदि यूक्रेन चला जाता है तो रूस तो यूरोपियन यूनियन के द्वार पे खड़ा होगा, तो यूरोपियन यूनियन को भी खतरा होगा। और यदि नाटो जो पुतिन के तीन डिमांड हैं, जो पहला डिमांड है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप मत दो, दूसरा पुतिन का डिमांड है कि नाटो अपना पूर्वी दिशा में जो एक्सपेंशन है उसको बंद करे, तीसरा उसका डिमांड है पुतिन का कि नाटो अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय करे, वापस ले जाए जो उसने फॉरवर्ड लोकेशन पे डिप्लॉय किया है, और जो भी 1997 के बाद जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है ट्रुप्स का उसको विड्रॉ करे। चौथा चीज़ जो पुतिन कह रहा है कि वो लीगल गारंटी चाहता है, वर्बल गारंटी से वो संतुष्ट नहीं है। तो इन चारों बातों पे तो नाटो मानेगा नहीं, तो नाटो मानेगा नहीं, रूस मानेगा नहीं, तो ये तो स्टेलमेट है। ये तो दोनों का जो पोजीशन है वो बहुत ही गंभीर है। तो सवाल पैदा होता है कि ये स्टेलमेट को कैसे तोड़ा जाए। यूक्रेन क्या नाटो का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा? यूक्रेन ये भी कह भी दे कि नाटो का सदस्य नहीं बनने के लिए तैयार है, तो क्या जिस तरह से नाटो फोर्सेस डिप्लॉय हुए हैं और ईस्टवर्ड पूर्वी दिशा में रूस की तरफ आगे बढ़े हैं, क्या नाटो उसको वापस ले जाएगा? मुझे तो नहीं लगता ले जाएगा। तो जो मुख्य डर है, भय है रूस का, वो तो पूरी तरह से संबोधित नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा ये और मेजर जनरल सिन्हा जो आप कह रहे हैं एक स्टेलमेट है और दोनों की रिजिड पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, लेकिन कल जो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पार्शियल विड्रॉल तो हुआ है ट्रूप्स का, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि वी बिलीव व्हाट वी सी, वी डोंट बिलीव व्हाट वी हियर। और नेटो चीफ का भी यही स्टेटमेंट था कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म उन्हें नजर आ रही है, लेकिन ग्राउंड पर डी एस्केलेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसे कैसे समझा जाए? देखिए, ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कथनी और करनी में मैंने बहुत बार देखा है कि फ़र्क होता है। कोई देश कहता कुछ है, ज़मीनी स्तर पे वास्तविकता कुछ और होती है। तो यदि रूस कहता है कि हमने विड्रॉ किया है और नाटो फोर्सेस करते हैं कि विड्रॉ नहीं किया है, तो कौन साबित करेगा? अनटिल अनलेस यूनाइटेड नेशंस का एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जाए, फोर्स जाए और ग्राउंड पे वेरीफाई करे, यही मुमकिन है। क्योंकि दोनों ताकतों पे विश्वास करना, एक ताकत पे विश्वास आप पूरी तरह से कर नहीं सकते। कोई इंडिपेंडेंट देश जाके उसका फैक्ट फाइंडिंग करे, ये पॉसिबल है। तो सवाल ये है कि यदि यूक्रेन मान भी जाता है कि टेम्पररी वो नाटो नहीं ज्वाइन करेगा, तो क्या यूक्रेन पूरी तरह से रूस के महत्वाकांक्षा जो विस्तारवाद की नीति है उस पर यूक्रेन विश्वास कर सकता है?
क्या ये रूस गारंटी देगा कि यूक्रेन को भविष्य में उस पर कब्जा नहीं करेगा? उसने तो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया था, संधि किया था। तो क्रीमियन पेनिनसुला का क्या हुआ? वो तो जोर जबरदस्ती करके ले गया। ठीक है, एक एसपी सिन्हा जी, वक्त मेरे पास कम है, बस अब मैं एक क्लोजिंग कमेंट चाह रही थी अचल जी से, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझना जरूरी है कि ये दोनों के बीच का जो विवाद है हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा अचल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद ऑल टाइम क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं उसमें पूरी तरह से स्टीप नजर आ रहा है और महंगाई बढ़ेगी और क्या क्या होगा, और इंडिया का स्टैंड होना क्या चाहिए ऐसे मामले में? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो आप स्ट्रैटेजिक दृष्टि से देखें, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए एक बड़ा इम्तिहान है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को साबित करने का। हम बार बार यही कहते हैं कि हम अलायंसेस में विश्वास नहीं रखते, सिर्फ पार्टनरशिप में विश्वास रखते हैं। इस समय जब दोनों जो वॉरिंग साइड्स हैं, डिस्प्यूट्स में जो है, अमेरिका हो चाहे रशिया, दोनों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो अभी तक हमने यही संकेत दिया है कि हम इस मामले को लेकर न्यूट्रल रहना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारा विवाद जो है बातचीत से सुलझा लिया जाए। जो आर्थिक पहलू है इसका, अगर ये विवाद आगे बढ़ेगा तो जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। इसी वजह से पूरी दुनिया डरी भी हुई है और पूरी दुनिया में टेंशन नजर आ रही है रूस और यूक्रेन के बीच इस विवाद को लेकर, और अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे जो कुछ आज दिन में होगा। युद्ध की आहट जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल पॉजिटिव सिग्नल जरूर मिला है, जिस तरह से कुछ ट्रूप्स को विड्रॉ भी किया है रूस ने। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसपी सिन्हा और अचल जी हमारे साथ थे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।